हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्ना मोमेंट चैनल पर स्वागत करती हूं। लास्ट क्लास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टॉपिक जो था उस पर डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का जो डिफरेंस है, अंतर, इसके बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें डिफरेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है, कभी कभी जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही समझ लिया जाता है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंत्रिपरिषद का जैसे मेंशन, अगर हम बात करें मेंशन करने के लिए, संविधान में अनुच्छेद 74 में यानी 74 में और 75 में, जैसा कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जो संवैधानिक रूप से बात करें तो आर्टिकल 74 में इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद होगी, यानी राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। और आप सभी को पता है कि भारत में जो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकारी संस्था है, वास्तविक शक्तियां होती हैं, यानी राष्ट्रपति नामांकित का होता है और एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके जिसके सारे कार्य मतलब एक वास्तविक शक्तियां उनके पास होते हैं। और आर्टिकल 75 में जैसा कि कार्यकाल और शपथ, योग्यता और कार्यों की शक्तियों के बारे में मेंशन किया गया है। तो इन आर्टिकल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके क्लास में देख सकते हैं, लास्ट क्लास में। और तो इसी को देखते हुए आगे का जो डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले तो हम देखेंगे इस आकार, जो साइज की बात करें तो जो साइज आकार में मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में बात करें तो यहाँ पे तीनों श्रेणियां होती हैं मंत्रिपरिषद की। कौन सी? कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इसमें राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली सी बात है कि इसका आकार भी बड़ा होगा, और भी इतना लगभग 60 से 70 मंत्री के बीच में इसका आकार लगभग माना जाता है। देखिए, आकार के बारे में संविधान में कोई मेंशन नहीं है, कोई वर्णन इसके बारे में नहीं किया गया था जो मूल संविधान था हमारा। लेकिन बाद में इसको जो है, इसमें कुछ संशोधन करके इसके आकार की बात की गई है। जैसा कि जो 91 संविधान संशोधन 2003 में इसमें जो है जो लोकसभा के सदस्यों के 15% के, तो आकार की बात करें तो आकार में जो है संविधान में मेंशन नहीं किया गया था। इसमें जो है बाद में 91 संविधान संशोधन 2003 में इसकी संख्या को, यानी जो उसका आकार है मंत्रिपरिषद का आकार, वो लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बाकी चीजें जो है ऐसे रखी गई हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अपना जितना भी आकार डिसाइड करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाद में रिकमेंडेशन संशोधन किए गए जिसके आधार पे जो है मंत्रिपरिषद का आकार डिसाइड किया जाता है। तो आई होप ये बात हो गई, क्लियर हो गई होगी। तो आकार की बात करें तो मंत्रिपरिषद में 60 या 70 मंत्री होते हैं। अगर कैबिनेट जो है मिनिस्टर्स हैं उनकी बात करें तो इसमें 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं। हालांकि इससे कम या ज्यादा एक दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो क्राइटेरिया एवरेज है वो 15 से 20 मिनिस्टर्स का जो है एक जो साइज की बात की गई है। और मंत्रिपरिषद में तीनों मिनिस्टर्स हैं, जैसा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और उप मंत्री और राज्य मंत्री तीनों शामिल होते हैं, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो यहाँ पे ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में एक साथ बैठक नहीं होती है, यानी तीनों मंत्री जो है वो एक साथ, कभी जब लास्ट क्लास में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि इसमें भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो बैठक होती है मंत्रिपरिषद की, तो उसमें तीनों तरीके के जो मंत्री हैं वो एक साथ बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स केवल होते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स कभी कभी जो है राज्य मंत्री यानी जो मिनिस्टर्स ऑफ जो स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं स्पेशली, तो वो शामिल होते हैं, अदरवाइज वो ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट जो उप मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ये हैं, इसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर पे राज्य मंत्री, और फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर यानी उप मंत्री। इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो तो यानी कैबिनेट मिनिस्टर की जो मंत्री, जब मंत्रिपरिषद होती है, जब काउंसिलिंग होती है, तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स।
लेकिन अगर कैबिनेट मिनिस्टर स्पेशली इनवाइट करते हैं राज्य मंत्री को तो वो शामिल होते हैं, अदरवाइज वो शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जो उप मंत्री होते हैं वो कभी भी कैबिनेट मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है उसमें कभी भी शामिल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना है कि एक साथ ये कभी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, एक साथ कभी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। ठीक, और इधर बात करें तो इसमें जो है ओवरऑल सारे जो है सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और इनके पास प्रमुख प्रभार होते हैं, मंत्रालय होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके निर्णयों को लेते हैं, उनके निर्णयों में काफी भूमिका होती है। अगर सेकंड नंबर की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो शक्तियां होती हैं मंत्रिपरिषद की, तो एक सैद्धांतिक रूप से होती है, थ्योरेटिकल पावर्स इनके बारे में इनके पास होती है, बट वो केवल कागजों पर होती है, यानी वास्तविक रूप से इनके पास शक्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं निर्णय सारे कैबिनेट जो है जो मंत्रिमंडल है उनके द्वारा लिए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो निर्णय है वो मंत्रिपरिषद के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए इनके पास केवल सैद्धांतिक रूप से शक्तियां होती हैं, लेकिन जो ओवरऑल निर्णय होते हैं क्योंकि वो तो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स के मंत्री जो होते हैं वही लेते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, शक्तियां होती हैं बट कागजों पर होती हैं, सैद्धांतिक रूप से होती हैं, इतना याद रखना है। अगर इसमें पॉइंट इस बात करें जो मंत्रिमंडल है, तो ये सभी एक साथ जब बैठक होती है तो एक साथ शामिल होते हैं और ये जो बैठक होती है वो लगभग एक सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में एक बार होती है। सामूहिक रूप से सभी कार्य होते हैं, जितने भी इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो मंत्रालय जिनके पास होते हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, उनकी बैठक में एक साथ शामिल होते हैं और सभी का सामूहिक रूप से उनका कार्य भी होता है, निर्णय भी सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और वास्तविक शक्तियां इनके पास होती हैं। वास्तविक शक्तियां क्योंकि राजनीतिक निर्णय जो भी होते हैं सब वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करें आगे, तो इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, यानी जो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो मंत्रिमंडल जो निर्देश देते हैं मंत्रिपरिषद को, जो निर्णय लेते हैं, उन निर्णय को कौन करता है, मंत्रिपरिषद करती है और उन्हीं मंत्रिमंडल की देखरेख में ये सारे कार्य करते हैं कौन, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय को भी लागू कौन करता है, मंत्रिपरिषद। निर्णय कौन देगा करके, मंत्रिमंडल निर्णय करेगी और लागू कौन करेगा, मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, निर्धारण मंत्रिमंडल करती है लेकिन उसका कार्य कौन करता है, मंत्रिपरिषद करती है, ये बात याद रखनी है। तो मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है कौन, मंत्रिमंडल, यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो राजनीतिक जो निर्णय है वो सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो लेते हैं और उनको बाद में मंत्रिपरिषद के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कार्य दिया जाता है और ये सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सभी निर्णय जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के मंत्री पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो संवैधानिक निकाय की बात करें तो देखिए मंत्रिपरिषद का संवैधानिक निकाय करें तो संविधान में इसका मेंशन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 74 आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है कि एक राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो और उसके जो यानी इसमें कहा गया 74 में कहा गया एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति की सलाह के लिए और 74 में क्या कहा गया है कि उसके जो मंत्रिपरिषद होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, उनकी योग्यता क्या होंगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका जो है उत्तरदायित्व की बात की गई है, शक्तियों की बात की गई है, तो ये सब बात इसमें की गई है। 74 या वेतन की भत्ते की बात की गई है, सब 74 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि संवैधानिक मूल संविधान था उसमें ऑलरेडी इसका मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये बात है। और अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल का जो मूल संविधान था उसमें मंत्रिमंडल शब्द का कोई नाम की चीज थी ही नहीं। ठीक है, इसको बाद में 352 अनुच्छेद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल यानी शब्द को ऐड किया गया, शामिल किया गया है। तो ये बात याद रखना है अच्छे से क्योंकि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द संविधान में मेंशन नहीं था। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगर बात करें सामूहिक रूप से तो देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी जो कलेक्टिव रूप से किसके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जितनी भी यानी जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है और इसमें भी मंत्रिमंडल की जो है वो भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं क्योंकि एक तरीके से मंत्रिमंडल देखें तो वो मंत्रिपरिषद का भाग ही होता है और वो सामूहिक कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
तो इसमें दोनों सेम चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं फटाफट, जो है इसमें क्या डिफरेंट है। तो पहले मैंने क्या क्या पढ़ा कि इसका आकार है, जो मंत्रिपरिषद का आकार 60 से 70 मंत्री इसमें होते हैं। इसमें तीनों तरीके के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। तो इनका आकार भी बड़ा होता है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो 15 से 20 मंत्री होते हैं, कभी एक दो कम ज्यादा और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, और जब बैठक होती है तो उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। तो इसमें इसमें ये याद रखना है, मंत्रिपरिषद में इसमें एक साथ बैठक में शामिल नहीं होते तीनों प्रकार के जो मंत्री होते हैं। जैसा कि बताया कि इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और अगर वो इनवाइट करते हैं राज्य मंत्री को तो शामिल होते हैं, अदरवाइज शामिल नहीं होते। अगर उप मंत्री तो कभी भी शामिल नहीं होते हैं इसमें। बस इनके सब ये हेल्प करने के लिए, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनको हेल्प करने के लिए इन राज्य मंत्री या उप मंत्री को कार्यभार दिया जाता है, उनको सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये बात याद रखना है। तो और जितने कैबिनेट स्तर के जो मंत्रिमंडल के स्तर के जो मंत्री हैं वो सभी एक साथ कलेक्टिव रूप से कार्य करते हैं, निर्णय भी एक साथ लेते हैं। सप्ताह में एक बार जब बैठक होती है तो सभी शामिल होते हैं उसमें। वास्तविक शक्तियां इनके पास होती हैं, ठीक है। अगर इसमें मंत्रिपरिषद की बात करें तो इनकी शक्तियां जो होती है वो सैद्धांतिक रूप से होती है, थियोरेटिकल होती है, केवल कागजों पर होती हैं। लेकिन वास्तविक रूप से शक्तियां किसके पास होती हैं? मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनके पास होती हैं। यानी मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, जो निर्णय इनको देते हैं करके, या जो भी राजनीतिक निर्णय इनको निर्देश दिए जाते हैं, वही सारे कार्य करते हैं। अदरवाइज इनको कोई वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें तो इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यानी जो भी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं वही कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। यानी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के मंत्री जो होते हैं वही निर्णय लेते हैं। राजनीतिक में प्रशासनिक रूप से हो, सभी जो है वो निर्णय वो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू भी करते हैं कौन? निर्णय बना के देते हैं मंत्रिमंडल, और उनको लागू कौन करता है? मंत्रिपरिषद के मंत्री लागू करते हैं, ठीक। और ये जो जितने भी कार्य करते हैं ना, जो मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं, जो निर्णय करते हैं, तो वो देख रेख किसमें? यानी वो मंत्रिमंडल के मंत्री उनके देख रेख में कार्य करते हैं सभी। ये याद रखना है। लास्ट 7 पॉइंट की बात करें तो इसमें संवैधानिक निकाय की बात की गई है कि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में मूल संविधान था उसमें इसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 74 में, जैसा कि कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कार्य करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद की बात की गई है तो एक संवैधानिक निकाय है। और 75 आर्टिकल में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इसमें नियुक्ति की बात, कार्यकाल की बात, योग्यता की बात, उत्तरदायित्व की बात और वेतन भत्ते की बात, तो वो किसमें की गई है? 75 आर्टिकल में की गई है। तो इस तरीके से एक मंत्रिपरिषद जो एक निकाय है वो क्या हुआ? एक संवैधानिक हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। तो ये याद रखना है। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो देखिए ये इसका मूल संविधान में इसका कोई मेंशन नहीं किया गया था। इसका जैसा कि 352 आर्टिकल में 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मंत्रिमंडल शब्द को शामिल किया गया है। तो ये बात भी याद रखना है, क्योंकि इसको पहले इसका मेंशन इसमें नहीं था। फिर अगर हम सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात करें, कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है, ठीक है। और इसमें मंत्रिमंडल की भी जो है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिव रूप से। और इसमें जैसा कि जानते हैं कि मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का एक भाग ही होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। तो वो एक सामूहिक जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी आकार की बात की गई तो आकार के बारे में भी संविधान में मेंशन नहीं किया गया था, इसको बाद में 91 सभी को पता है कि जो एक भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई, यानी ब्रिटिश संविधान है उसकी प्रणाली से इसको लिया गया है। तो जो भी जो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, जो ऐसे कार्य हैं जिनका संविधान में मेंशन नहीं है, वो एक परंपरागत रूप से कार्य किए जाते हैं। तो ये भी बात याद रखना है कि जिन कार्यों का इसमें मेंशन नहीं किया गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके सभी कार्य, यानी जिसका मेंशन नहीं किया गया संविधान में, उनके सभी कार्य परंपरागत रूप से किए जाते हैं। तो ये चीजें हैं, इसको याद रखना है।
तो आई होप ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से डिफरेंस समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, हैव अ नाइस डे।